गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, आप सभी की इच्छा पूरी करे। आपका जो भी सपना है, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपका वो हर सपना पूरा हो, इसी कामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। किसकी पंक्तियां है ये? दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग लगनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना कि जिस रिकॉर्ड कौन तोड़ता है? वही रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि जब कुछ करने की जिद हो, जब कुछ करने का, कुछ पाने का जुनून हो, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। कब? जब हमारे अंदर उस मंजिल पर जाने का क्या हो, उस मंदिर पर जाने की जिद हो, एक जुनून हो अपने लक्ष्य को हासिल करने का। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा क्या चला हुआ है? जंतु टॉपिक चला हुआ है। और जंतुओं में आज हम क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में पाई जाने वाली खास आदतें। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्या है पहली हेडिंग? क्या है हमारी? जंतुओं में पाई जाने वाली खास जो आदतें हैं वो कौन कौन सी है। जैसा कि कुछ प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी, कुछ जीव क्या करते हैं? अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। और कुछ जीव किससे प्राप्त करते हैं? जंतुओं और पौधों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहने का अभिप्राय है कि कुछ प्राणी या कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो खाली पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधों से और जंतुओं से दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पोषण स्तर के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? कितने तरह के जंतु बताए गए हैं? 3 तरह के। कौन से? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वहारी जंतु। कौन कौन से जंतु? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु कैसे होते हैं? जैसे कि आप सभी को पता है, शाकाहारी जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, तो इस तरह के जंतु जो होते हैं, ये जंतु केवल पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। किससे? केवल पौधे ही खाते हैं। ये अपने भोजन में क्या करते हैं? सिर्फ पौधे ही, घास, फूल, पत्ती, पौधे जो भी इनका भोजन है उसी को ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जंतु आ जाते हैं? घोड़ा, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, भैंस। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? शाकाहारी पशुओं के अंतर्गत, शाकाहारी जंतुओं के अंतर्गत आ जाते हैं। जो किससे भोजन प्राप्त करते हैं? जो सिर्फ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, घास फूस खाते हैं। ठीक है, वो कैसे जंतु कहलाते हैं? वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। इनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं और चपटे होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? अपने भोजन को पचाने में, अपने भोजन को चबाने में क्या, चारे को आसानी से चबा पाते हैं। जो ये भोजन ग्रहण करते हैं, जो ये घास खाते हैं, घास फूस आपने देखा होगा ना, गाँव में देखा होगा कि जो गाय, भैंस, बकरी, जिसके घर में भी जो भी पालतू पशु होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, जो भी है, कुत्ता तो घास नहीं खाता खैर, लेकिन जो बकरी, भैंस, गाय और क्या है, भेड़ है, ये सारी चीज़ें क्या, ये किस तरह से भोजन करती है? ये घास फूस खाती है। और फिर उसे खाने के बाद आपने देखा होगा ना कि जब घास खा लिया उन्होंने और जब वो बैठ जाती है या एक तरफ खड़ी हो जाती है, तो फिर वो जुगाली करती है ना, जुगाली मुंह को चलाती रहती है। फिर उससे क्या करती है? वो उस जुगाली करने से वो अपने भोजन को पचाती है। वो किस लिए करती है? जिससे उसका भोजन पच जाए। तो इनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? देखा नहीं आपने? इतने बड़े बड़े दांत होते हैं, चौड़े चौड़े दांत होते हैं, चपटे होते हैं, जिससे वो भोजन को जिससे वो भोजन को आसानी से चबा लेते हैं। ये किस तरह के जंतु होते हैं? शाकाहारी जंतु होते हैं। शाकाहारी जंतु के अंतर्गत हम कौन से जंतुओं को रखेंगे? जो सिर्फ पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं और जिनके दांत चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं और जो उस भोजन को पचाने में मदद करते हैं, यानी उस भोजन को वो आसानी से पचा लेते हैं। ये कहलाते हैं शाकाहारी जंतु। इसके बाद देखेंगे दूसरे मांसाहारी जंतु। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, मांसाहारी जंतु कैसे होते हैं? ये जंतु केवल
जंतुओं को खाते हैं, ये पौधों को नहीं खाते। ये क्या करते हैं, जंतुओं को ही खाते हैं। जैसे कौन कौन से जंतु इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे शेर है। शेर को कभी आपने घास खाते हुए देखा? नहीं खाता ना, घास फूस कुछ नहीं खाएगा, हमेशा जीव जंतु को मार के ही खाएगा। जंतु को मारेगा, उसे खाएगा, उसी से अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे चीता भी कभी आपने घास फूस खाते हुए नहीं देखा होगा। जैसे भेड़िया भी हमेशा किसी न किसी जंतु को खाकर ही अपनी भूख मिटाता है। और जैसे लोमड़ी भी क्या करती है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना, देखा होगा ना आपने। तो लोमड़ी भी क्या करती है, जंतु को खाकर ही अपनी भूख मिटाती है, अपना भोजन प्राप्त करती है। तो जो शेर, चीता, भेड़िया और लोमड़ी है वो किस तरह के जंतु है, वो मांसाहारी जंतु है। इनके दांत कैसे होते हैं, लंबे और नुकीले होते हैं। क्यों होते हैं, जिससे वो मांस को क्या कर सके, काट सके और क्या कर सके, और चीर सके। क्या करते हैं वो, मांस के टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं ना, काट के चीर के तब उसके टुकड़े टुकड़े करके वो उसे खाते हैं। तो इनके दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं और लंबे लंबे दांत होते हैं। इसलिए वो जो उनका भोजन होता है, मांस होता है, उसे वो काट कर चीर कर आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, तो मांसाहारी जंतुओं के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आ जाते हैं, शेर है, चीता है, लोमड़ी है, भेड़िया है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, मांसाहारी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी में आपको मैंने बता ही दिया, घोड़ा, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ये सारी किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं शाकाहारी जंतुओं के अंतर्गत। अब इन दोनों का मिक्सअप भी होता है। अब इन दोनों का मिक्सअप क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु कैसे होते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। ये जो जंतु होते हैं ये किसे खाते हैं, ये पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। ठीक है, जो सर्वाहारी होते हैं ये पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें प्राय मनुष्य, कुत्ते और बिल्ली प्रमुख है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य को आपने देखा होगा कि नॉनवेज भी खाता है, वेज भी खाता है ना, वेज और नॉनवेज दोनों, कि वो मांस भी खाता है, चिकन वगैरह सारी चीज़ें, और शाकाहारी भोजन भी खाते हैं। कुत्ते भी दोनों तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, क्या, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। बिल्ली भी ऐसे ही करती है। आपने देखो बिल्ली चूहे को मार के खा जाती है ना, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, मांस के अंतर्गत आएगा। इनके दांत चौड़े, सपाट और नुकीले व लंबे दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब जितने भी ये पशु है, किसी के दांत कैसे होते हैं, चौड़े, नुकीले, लंबे होते हैं, जिससे ये मांस को काट के चीर के खा सके। तो ये किस तरह के जंतु होते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं। ये पौधों से भी अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली आपने देखे होंगे ना, उन्हें रोटी दे दो, रोटी भी खा लेंगे। उनके सामने चिकन डाल दो, मांस डाल दो, उसे भी खा लेंगे। बिल्ली भी ऐसे ही है, दूध भी पी जाएगी सारा जितना रखा होगा, और मलाई भी खा जाएगी, है ना। देखा होगा ना, बिल्ली क्या करती है, ऊपर की मलाई खा जाती है दूध की। अगर दूध हम गलती से छोड़ दे, रखा हुआ कहीं पर, बिल्ली घुस जाए वहाँ पे, दूध तो छोड़ देगी एक बार, लेकिन सारी मलाई जरूर खा के जाएगी। ठीक है, और उसे अगर उसके सामने अगर मांस डाल दे, मांस के टुकड़े डाल दे, तो वो उसे भी खा जाएगी। तो जो इस तरह के जंतु होते हैं, बिल्ली, कुत्ता और मनुष्य, ये किस तरह के अंतर्गत आते हैं, ये सर्वाहारी जंतु के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में दे देंगे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, और इसमें से दे देंगे फिर शेर, चीता किस तरह के हैं, फिर नीचे लिख देंगे कि मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी, ये किस तरह के जंतु है। तो आप इनमें से जब आपको सब पता होगा बिल्कुल सही से, तभी तो आप निशान लगा पाएंगे ना, टिक लगा पाएंगे। तो शाकाहारी जंतु के अंतर्गत हम किसे रखेंगे, घोड़ा, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, इन्हें रखेंगे हम किसके अंतर्गत, शाकाहारी के अंतर्गत। मांसाहारी के अंतर्गत कौन से जंतु रखेंगे, शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, ये मांसाहारी के अंतर्गत रखेंगे। और सर्वाहारी जंतु के अंतर्गत कौन से रखेंगे, इनमें मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली और कुत्ते, बिल्ली। क्वेश्चन ये पूछेगा मनुष्य कैसा जंतु है, कैसा प्राणी है, नीचे लिख देंगे सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। क्वेश्चन में पूछेंगे शेर कैसा जंतु है, कैसा जंतु है, फिर उसमें लिख देंगे। तो आपको जब पता होगा तभी तो आप सही से आंसर लगा पाएंगे, टिक लगा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमारे हो गए जंतु के प्रकार, यानी कितने प्रकार के जंतु होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जो जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, और सर्वाहारी जो दोनों से प्राप्त करते हैं भोजन, पौधों से भी और पौधों से भी और जंतुओं से भी। ठीक है, पौधों से और जंतुओं से दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखेंगे जंतुओं में श्वसन,
यानी सजीव में जो जंतुओं में श्वसन, यानी ऐसे जंतु जो श्वास लेते हैं वो किस तरह से, कहाँ से श्वास लेते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य कहाँ से श्वास लेता है, लंग्स से यानी फेफड़ों से श्वास लेता है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो लंग्स से श्वास नहीं लेते, तो उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सभी जंतु श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो जंतु होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, सांस के द्वारा क्या करते हैं, भोजन से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन तंत्र की आवश्यक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, श्वसन तंत्र की आवश्यक प्रक्रिया है सांस लेना। सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, ठीक है, ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद जिसमें जंतु ऑक्सीजन, जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और पौधे क्या करते हैं, पौधे पढ़ाया था मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। जंतुओं में सांस लेने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया ना कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें जो श्वास लंग्स से नहीं लेते, ठीक है, तो उन्हें मैंने एक एक करके नोट डाउन किया हुआ है। आपसे यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मेंढक की श्वास लेने की प्रक्रिया कौन सी है, या मेंढक कैसे श्वास लेता है, मछली क्या से श्वास लेती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे नोट डाउन करेंगे। इधर लिखे हुए हैं जंतु और इधर लिखे हुए हैं श्वास लेने वाले अंग। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखेंगे मेंढक। मेंढक कहाँ से श्वास लेता है, फेफड़ों से और त्वचा से। जब मेंढक छोटा होता है, बच्चा होता है, उसे क्या बोलते हैं, मेंढक के बच्चे को टैडपोल बोलते हैं। तो वो कैसे श्वास लेता है, वो लंग्स से श्वास लेता है हमारी तरह। जैसे हम लंग्स से, फेफड़ों से श्वास लेते हैं ना, तो मेंढक भी उसी तरह से श्वास लेता है। जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है जब मेंढक बड़ा हो जाता है तो वो किससे, त्वचा से सांस लेता है। किससे लेता है, स्किन से। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है ना, जब तो मेंढक दिखाई देने बंद हो जाते हैं, तो मेंढक कहाँ पे चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। जमीन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे वो सांस लेने में दिक्कत होती है, जब तो वो फेफड़ों से सांस नहीं ले पाते, वो पूरी स्किन से श्वास लेते हैं, पूरी त्वचा से श्वास लेते हैं। पूरी त्वचा से सांस लेंगे और फेफड़ों में श्वास भरेंगे और फिर निकालेंगे, ठीक है। तो जब मेंढक का बच्चा होता है, टैडपोल होता है, तो वो लेता है फेफड़ों से यानी लंग्स से श्वास। जब वो बड़ा हो जाता है, मेंढक बन जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है मेंढक, तो वो श्वास लेता है त्वचा से यानी पूरी स्किन से श्वास लेता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे केंचुआ। केंचुआ कैसे श्वास लेता है, केंचुआ भी स्किन से ही श्वास लेता है, त्वचा से ही श्वास लेता है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। तो केंचुआ कैसे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। मेंढक फेफड़ों से सांस लेता है, लंग्स से कब लेता है, जब वो छोटा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता है, मेंढक बन जाता है पूरा, बच्चे को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। और उसके बाद वो किससे सांस लेता है, स्किन से यानी त्वचा से सांस लेता है। मक्खी और काकरोच किससे सांस लेते हैं, वातक से यानी हैकिया से श्वास लेते हैं। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी ये किससे श्वास लेते हैं, शेर भी लंग्स से ही श्वास लेता है, फेफड़ों से ही श्वास लेता है। सांप भी लंग्स से ही श्वास लेता है और पक्षी भी फेफड़ों से यानी लंग्स से हमारी तरह ही श्वास लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ऑक्टोपस और मछली। ऑक्टोपस किससे श्वास लेते हैं, गिल से। गिल को क्या बोलते हैं, क्लोम भी बोलते हैं, कहीं कहीं गिल्स भी लिखा हुआ होता है, गिल्स, क्लोम या गिल। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि मछली कैसे, किससे, शरीर के कौन से अंग से श्वास लेती है, तो गिल्स से यानी क्लोम से श्वास लेती है, ठीक है। व्हेल और डॉल्फिन, इसमें ऑक्टोपस और मछली किससे श्वास लेते हैं, गिल से या क्लोम से। और व्हेल और डॉल्फिन किससे सांस लेती है, फेफड़ों से और नासाद्वार से यानी नाक से श्वास लेते हैं। जो डॉल्फिन और व्हेल होती है वो किससे श्वास लेती है, लंग्स से और नासाद्वार से। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मेंढक फेफड़ों से श्वास लेता है जब वो छोटा होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो त्वचा से सांस लेता है, पूरी स्किन से श्वास लेता है। केंचुआ स्किन से श्वास लेता है। मक्खी और काकरोच वातक या हैकिया से श्वास लेते हैं। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी फेफड़ों से, लंग्स से श्वास लेते हैं। ऑक्टोपस और मछली गिल्स से या क्लोम से श्वास लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन फेफड़ों या नासाद्वार से सांस लेते हैं, ठीक है। और काकरोच एक ऐसा जीव है, ठीक है, काकरोच के बारे में आपने देखा होगा। काकरोच क्या है,
मतलब अभी हम क्या देखेंगे नीचे, जंतुओं द्वारा गति, मतलब कौन कौन से ऐसे जंतु है जो चलने वाले जंतु है, रेंगने वाले जंतु है, उड़ने वाले जंतु है। ठीक है, तो उसमें काकरोच एक ऐसा जंतु है जो चलता भी है, उड़ता भी है और चढ़ता भी है। एकमात्र ऐसा जंतु, ऐसा जीव जो क्या करता है, चलता भी है, उड़ता भी है और क्या करता है, चलता है, उड़ता है और दीवार पे चढ़ भी जाता है। ठीक है, और क्या करता है, जमीन पे भी चलता है, उड़ता भी है और दीवार पर भी चढ़ जाता है। ठीक है, अब हम ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए जंतुओं में श्वसन, यानी कौन सा जंतु कैसे श्वास लेता है, किस शरीर के किस अंग से श्वास लेता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जंतुओं द्वारा गति। जंतुओं द्वारा गति हेडिंग डालेंगे। अगर आपको ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको बोल रही हूँ, एक एक सबसे हेडिंग डालेंगे नीचे, जंतुओं द्वारा गति। उसमें सबसे पहले लिखेंगे चलने वाले जंतु। क्या लिखेंगे, चलने वाले जंतु लिखेंगे। फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलने वाले जंतुओं के अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे, मनुष्य लिखेंगे। मनुष्य, कौन मनुष्य चलता है, कुत्ता चलता है। कौन कौन से जंतु चलते हैं, मनुष्य, कुत्ता और शेर और बिल्ली और गाय। चलने वाले जंतुओं में कौन कौन आएगा, मनुष्य, कुत्ता, शेर, बिल्ली और गाय किसके अंतर्गत आएंगे, चलने वाले जंतुओं के अंतर्गत आएंगे। चलने वाले जंतुओं के अंतर्गत मनुष्य, कुत्ता, शेर, बिल्ली, गाय, भैंस, जितने भी ये पशु है क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे रेंगने वाले जंतु। रेंगने वाले जंतु कौन से होते हैं, रेंगने वाले होते हैं केंचुआ और सांप। सांप और केंचुआ क्या करते हैं, वो चलते नहीं है, जमीन पर रेंगते हैं। ठीक है, तो रेंगने वाले जंतुओं के नाम में लिखेंगे सांप और केंचुआ। सांप और केंचुआ लिखेंगे। इसमें लिखेंगे मनुष्य चलने वाले में, शेर, बिल्ली, कुत्ता, आप साफ साफ लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, उड़ने वाले जंतु, उड़ने वाले तो पक्षी होते हैं सारे। उड़ने वाले कौन से होते हैं, पक्षी होते हैं। तैरने वाले जंतु, तैरने वाले कौन कौन से होते हैं, मछली होती है। तैरने वाले जंतुओं में क्या लिखेंगे, मछली होती है, मेंढक होते हैं, मेंढक भी तैरते हैं ना पानी पे, हंस होते हैं और बत्तख होती है। कौन कौन से होते हैं, हंस, बत्तख, मेंढक। यहीं पे थोड़ा छोटा छोटा लिख देती हूँ मैं, हंस, बत्तख, मेंढक और मछली। ठीक है, मेंढक और मछली। अब आ जाते हैं फुदकने वाले जंतु। फुदकने वाले जंतु कौन से होते हैं, फुदकने वाला होता है मेंढक। कौन सा होता है, मेंढक। आपने देखा होगा ना, फुदक फुदक के एकदम से आएगा। अगर मेंढक घर में आ जाए कहीं और उसे हम भगाने की कोशिश करते हैं तो एकदम से हमारी तरफ ही कूद के फुदक के आएगा, पूरी दूर जोर से, पूरी तरह से। उसे देख के मुझे बहुत डर लगता है मेंढक से। ठीक है, तो मेंढक कैसा जंतु है, फुदकने वाला जंतु है। यहाँ पे लिख देते हैं मेंढक। और काकरोच क्या है, जैसे मैंने बताया अभी, काकरोच एक ऐसा जीव है जो चलता भी है, जो उड़ता भी है और जो दीवार पर चढ़ भी जाता है। ठीक है, तो चलने वाले जंतु में आ गए मनुष्य, शेर, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सारी चीज़ें आ गई चलने वाले जंतु में। रेंगने वाले में सांप और केंचुआ आ गए। उड़ने वाले में जितने भी पक्षी होते हैं सब उड़ने वाले होते हैं। ठीक है, तैरने वाले जंतु में हंस, बत्तख, मेंढक और मछली। फुदकने वाला जंतु कौन सा है, मेंढक है। और काकरोच कैसा जंतु है, जो चलता भी है, उड़ता भी है और क्या करता है, दीवार पर भी चढ़ जाता है। ये हो गए हमारे जंतु द्वारा गति। अब इसके बाद देखेंगे जंतुओं में प्रजनन। जंतुओं में प्रजनन की क्रिया किस प्रकार से होती है और कितनी प्रकार से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि वह क्रिया, प्रजनन होता क्या है प्रजनन, वह क्रिया जिसके अंतर्गत जंतु अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। अपने समान मतलब अपने जैसी ही। जैसे मनुष्य है, मनुष्य अपने जैसा बच्चा पैदा करेगा। जैसे गाय है, गाय अपने जैसा बच्चा पैदा करेगी। उसे क्या बोलते हैं, बछड़ा या बछिया बोलते हैं। ठीक है, तो जो
वह क्रिया जिसके अंतर्गत जंतु अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है? प्रजनन क्रिया कहलाती है। इसके बाद देखेंगे कि जो प्रजनन है वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है जरायुज। जरायुज किस तरह की प्रक्रिया है? इसमें प्रजनन क्रिया के दौरान बच्चे का जन्म होता है। क्या होता है इस प्रक्रिया में? जरायुज प्रक्रिया में, प्रजनन प्रक्रिया में क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ठीक है, वो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे को, ठीक है। दूसरा होता है अंडप्रजक। पहला क्या हो गया? जरायुज। दूसरा हो गया अंडप्रजक। अंडप्रजक में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में बच्चे को, जो इस प्रक्रिया में जो होता है बच्चे अंडे से उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में, इस प्रजनन प्रक्रिया में जो बच्चे होते हैं वो अंडे से उत्पन्न होते हैं, यानी जो जंतु होते हैं वो अंडे का प्रजनन करते हैं और उससे क्या निकलता है? बच्चा निकलता है, ठीक है, उससे बच्चे का जन्म होता है। तो जैसे पक्षी है, पक्षी भी अंडा ही देते हैं ना, देखा होगा ना आपने, कबूतर का अंडा रखा हुआ आपके घर में, घोंसला बना रहता है, उसमें कबूतर का अंडा रखा रहता है, उसमें से फिर छोटा सा चूजा निकलेगा, छोटा सा कबूतर निकलेगा, उसे क्या बोलते हैं? चूजा। फिर मेंढक, बत्तख, मछली, ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं और इनसे क्या होते हैं? बच्चे उत्पन्न होते हैं, उन अंडों से बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो प्रजनन की क्रिया कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, जरायुज और अंडप्रजक को अंडायुज भी बोलते हैं, अंडकयुज भी बोलते हैं, ठीक है। अंडप्रजक को अंडकयुज भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। तो जरायुज क्या है? जिसके दौरान, जिस प्रक्रिया के दौरान बच्चे का जन्म होता है, और अंडायुज क्या है? जिस प्रक्रिया के दौरान अंडे से बच्चे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार की प्रजनन क्रिया होती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जीव ऐसे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, तितली के बच्चे को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आते हैं ये एग्जाम में, ठीक है। तो हमने एक तरफ लिखे हुए हैं जीव, यानी वो सारे जीव जिनके बच्चे को क्या कहते हैं, और एक तरफ लिखे हुए हैं उनके बच्चे, यानी कि जैसे शेर और भालू है, उनके बच्चे को क्या कहते हैं। तो आप पेन और कॉपी लेके तो बैठे ही है ना, तो आपको एक तरफ लिखना है जीव और दूसरी तरफ लिखना है उनके बच्चे, यानी जीव, जो ऐसे जीव उनके बच्चों को, ये नहीं कि शेर के बच्चे को शेर ही कहेंगे, नहीं, शेर के बच्चे को बोलते हैं शावक, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे वहाँ पे एक तरफ जीव और एक तरफ बच्चे। तो सबसे पहले देखेंगे शेर या भालू। शेर और भालू के, यानी शेर और जो भालू होते हैं उनके बच्चों को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। क्या कहते हैं? शावक। दूसरा देखेंगे तितली। तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? तितली के बच्चे को कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? मेंढक के बच्चे को कहते हैं टैडपोल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब मेंढक का बच्चा छोटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। तो वो श्वास कहाँ से लेता है? लंग्स से श्वास लेता है, फेफड़ों से श्वास लेता है। जब वो बड़ा हो जाता है, मेंढक बन जाता है, वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वो जो कहाँ से सांस लेता है? तो वो त्वचा से, यानी स्किन से श्वास लेता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बाज। बाज कहाँ से श्वास लेता है? बाज के बच्चे को क्या बोलते हैं? बाज के बच्चे को बोलते हैं इयास। क्या बोलते हैं? बाज के बच्चे को इयास बोलते हैं, इयास। इसके बाद देखेंगे कंगारू। कंगारू के बच्चे को क्या बोलते हैं? कंगारू के बच्चे को बोलते हैं जोई। क्या बोलते हैं? जोई। और कपी के बच्चे को, कंगारू के बच्चे को बोलते हैं, बाज के बच्चे, हाँ, कंगारू के बच्चे को जोई बोलते हैं। और कपी के बच्चे को क्या बोलता है? कपी का बच्चा बच्चा ही कहलाता है। क्या कहलाता है? बच्चा ही कहलाता है। पक्षी के बच्चे को क्या बोलेंगे? पक्षी, मैंने बताया ना अभी, कबूतर के बच्चे को क्या बोलते हैं? चूजा। तो पक्षी के जितने भी पक्षी होते हैं उनके बच्चों को क्या बोलते हैं? चूजा बोलते हैं। ऊंट और याक के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा और बछिया बोलते हैं। गाय के बच्चे को भी बछड़ा और बछिया ही बोलते हैं, ठीक है। और भैंस के बच्चों को बोलते हैं कटड़ा और कटिया, ठीक है। गाँव के बच्चे होंगे जो, वो समझ जाएंगे। गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा, या अगर वो होगा मेल होगा तो उसे क्या बोलेंगे? बछड़ा बोलेंगे। और अगर फीमेल लड़की होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? बछिया। तो ऐसे ही भैंस के बच्चे को बोलेंगे कटड़ा और कटिया, ठीक है। और ऊंट और याक के बच्चे को भी क्या बोलते हैं? बछड़ा और बछिया ही बोलते हैं। फिर आते हैं बंदर। बंदर के बच्चे को क्या बोलते हैं? शिशु। क्या बोलते हैं? बंदर के बच्चे को शिशु बोलते हैं। कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पिल्ला। सुना होगा ना आपने, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला जी। और ये खरगोश के बच्चे को क्या बोलते हैं? खरगोश के बच्चे को बोलते हैं बन्नी। क्या बोलते हैं खरगोश के बच्चे को? बन्नी। भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? भेड़ के बच्चे को बोलते हैं मेमना। और कौवे के बच्चे को क्या बोलते हैं? पक्षी, मैंने बताया ना, सारे पक्षियों के बच्चों को क्या बोलेंगे? चूजा बोलेंगे।
भैंस के बच्चे को मैंने आपको बता ही दिया, कटड़ा और कटिया बोलते हैं। जिराफ के बच्चे को भी क्या बोलते हैं, बछड़ा और बछिया ही बोलेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया ना कि गाय के बच्चे को, आप सब जानते हैं कि गाय के बच्चे को तो बछड़ा बछिया बोलते हैं, लेकिन जिराफ और ऊंट और याक, इन तीनों के बच्चों को भी बछड़ा और बछिया ही बोलते हैं, इसलिए याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आता है घोड़े के बच्चे को भी बछड़ा और बछिया ही बोलते हैं, ठीक है। घोड़े के बच्चे को घोड़ा या घोड़ी नहीं बोलेंगे, उसके बच्चे को भी क्या बोलेंगे, बछड़ा या बछिया ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि शेर और भालू के बच्चे को बोलते हैं सावक, तितली के बच्चे को बोलते हैं कैटरपिलर, मेंढक के बच्चे को बोलते हैं टैडपोल, बाज के बच्चे को बोलते हैं इयास, कंगारू के बच्चे को बोलते हैं जोई, कपी के बच्चे को बोलते हैं बच्चा ही बोलते हैं, पक्षी के बच्चे को बोलते हैं चूजा, ऊंट और याक के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा और बछिया, बंदर के बच्चे को बोलते हैं सिसु, कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पिल्ला, खरगोश के बच्चे को बोलते हैं बन्नी, कौवे के बच्चे को चूजा, भैंस के बच्चे को कटड़ा और कटिया, जिराफ और घोड़े के बच्चे को बछड़ा और बछिया बोलते हैं। इन्हें आप सारी चीज़ों को फटाफट से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। पढ़ तो आप बुक से भी लोगे, बुक में भी लिखा हुआ है, बुक से भी पढ़ लोगे, लेकिन जो सुन के याद हो जाती है ना चीज़ें, वो हम कभी नहीं भूलते। ये मैं आपको डेली बोलती हूँ कि जब आप हाथ से नोट्स बनाएंगे और सुनेंगे वही चीज़ें, टीचर के पास क्यों जाते हैं, गुरु के पास क्यों जाते हैं सीखने, क्योंकि उनकी बातें हमें याद रहती है पढ़ने। ऐसे तो अगर पढ़ने के लिए तो सब घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, किताबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। जब हमारे सामने कोई पढ़ाने वाला हो ना, तो हमें अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें हमें याद भी रह जाती है। तो आपको क्या करना है, ये सब कुछ नोट करना है अपनी कॉपी में, और मेरी एक एक बात को याद रखेंगे, ठीक है, कि किसके बच्चे को क्या बोलते हैं। ये आपको एग्जाम में याद आएगा कि मैडम ने क्या बताया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर इसके आगे का जो है वो लेके आएंगे। धीरे धीरे ये चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। पेपर से पहले मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, चाहे मुझे एक दिन में 2-2 वीडियो डालनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है हमें भी, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, गर्मी में खड़े हुए हैं, यहाँ पंखा भी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर पंखा चलाएंगे तो आपको आवाज़ आएगी, वैसे ही बाहर से बहुत आवाज़ आती है। तो थोड़ा सा सपोर्ट तो करिए ना, कुछ तो सोचिए आप। एक बात मैं किसी के लिए नहीं बोल रही स्पेशल कि मैं किसी का नाम लेके बोल रही हूँ, मैं इतना बोल रही हूँ कि अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, जैसे कोई किसी सेंटर में पढ़ा रहा हो, वो अलग अपना चैनल बना लेता है, आके आपको बोलता है कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो आप फटाफट से उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान शुरुआत से शुरू करना चाहता है, जीरो से शुरू करना चाहता है, और उसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते आप उस आदमी का सपोर्ट जो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, और जिसकी पहचान पहले से ही बनी हुई है, आप उसका सपोर्ट तो करेंगे, उसके साथ तो जाएंगे। लेकिन जो मेहनत कर रहा है, आपको उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती है ना। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, नए जुड़ेंगे, नए देखते हैं वीडियो को, वो सब्सक्राइब करेंगे। और पिछली क्लासेज लेने के लिए प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ से आप जो जिस भी सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं अभी, उनमें से आप अपनी क्लासेज पूरी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।